हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में हमारी जो 2019 में आई हुई नई शिक्षा नीति थी, उसका एक मसौदा आया, यानी कि उसकी एक समरी फॉर्म में प्रेजेंटेशन दी गई है। 2019 के जो जुलाई जून में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी, जो कि 1986 में आई थी, जिसे हम नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, जिसे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने प्रेजेंट किया था। उसके बाद 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं। कभी आपका एनसीएफ आता रहा है, कभी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती गई हैं। थोड़े थोड़े परिवर्तन आते रहे हैं, पर जो मुख्य परिवर्तन, या हम जिसे कह सकते हैं जो पूरा समरी फॉर्म या जो एक ब्रॉड वे में जो चेंजेस आएंगे एजुकेशन पॉलिसी में, वो इस एजुकेशन पॉलिसी से आएंगे। तो जिसने 2019 में पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, उसके लिए तो ये पढ़ना बहुत इजी रहेगा, पर जिसने नहीं पढ़ी है उसे थोड़ा समझने में हो सकता है कठिनाई हो सके। पर ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टीचर्स ही समझ सकते हैं। ये पॉलिसी हर किसी को समझनी चाहिए, हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो कभी ना कभी स्कूल से जुड़ा हुआ था, या जुड़ेगा, या जुड़ा हुआ है। तो इसमें पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, और इवन वो लोग भी हो सकते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, बट वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। सिर्फ स्कूल को ही नहीं जोड़ा गया है, इसमें स्कूल से पहले की जो शिक्षा होती है, जिसे हम पहले प्री एजुकेशन, आंगनबाड़ी, इन सभी नामों से जानते थे, उसके बारे में भी बात की गई है। उसके बाद हायर एजुकेशन, यानी कि जो कॉलेज लेवल में जो आपकी ग्रेजुएशन होती थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि एमफिल और पीएचडी के बारे में भी बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में जो इसमें दिया गया उसे एनालाइज करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके लिए यूज़फुल हो सके। क्योंकि मेरा ये ऐसा मानना है कि एक टीचर से बेटर किसी एजुकेशन पॉलिसी को कोई और एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि एक टीचर ही एक्चुअल ग्राउंड पर जाकर उन जो पॉलिसीज़ में रिकमेंडेशंस होती हैं उसे फॉलो करती है, तो वो या करता है, तो वो इस एजुकेशन पॉलिसी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ताकि वो बता सके आगे कि क्या सही रहा, क्या उसमें कमियां रहीं। क्योंकि अगर हायर पोस्ट के लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हर चीज़ सही दिखती है, जब तक उसे ग्राउंड लेवल पर नहीं किया जाता वो चीज़ सही नहीं दिखती है। उसमें कोई कमी है, कोई अच्छाई है, वो ग्राउंड लेवल पर आकर ही पता चलती है। तो एक टीचर से बेटर ग्राउंड लेवल पर इसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि टीचर चाहे उसने 1 साल पढ़ाया हो या उसको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, उसने जो चीज़ें चेंजेस देखे हैं वो कंटिन्यूएशन में होते हैं। ऐसा नहीं कि उसने आज कुछ चेंज देखा वो बंद हो जाएगा, वो लगातार होता रहेगा। तो इसीलिए बिकॉज आई एम अ टीचर, सो आई वांट टू एनालाइज दिस पॉलिसी। ये पॉलिसी हिंदी में है मेरे पास, और बीच बीच में मैं उसे इंग्लिश में भी एलैबोरेट करती रहूँगी, तो जो इंग्लिश में समझ सकते हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करेंगे स्कूल शिक्षा से। इसके फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको हायर एजुकेशन के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, पर इसमें बेसिकली अभी सिर्फ मैं स्कूल शिक्षा के बारे में, यानी कि स्कूल एजुकेशन के बारे में ही डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं। इस पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं एकदम इंस्टेंट नहीं है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए दी गई हैं, या उसे इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। तो कोई इसे पढ़कर ये नहीं कल ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके लिए एक डिसाइडेड टाइम दिया गया है कि इस ईयर तक कंप्लीट करना है, इस ईयर तक उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन टिल 2025 तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, बट बिगनिंग कल से भी शुरू हो सकती है। पहला है आंगनबाड़ियों को मजबूत बनाना। आंगनबाड़ियाँ जो हमारे यहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं,
वैसे इसमें हम अब तक हमारी जो अवधारणा थी वो ये था कि जो लेबर क्लास के बच्चे हैं वही यहाँ पर जाते हैं, बट अब इन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और बेसिकली आंगनबाड़ियाँ गांव वाले क्षेत्रों में बनाई जाती थी, तो इन्हें वहाँ पर वेल फर्निश्ड किया जाएगा, अच्छी तरीके से किया जाएगा, ताकि उसमें सिर्फ लेबर क्लास के बच्चे ही ना जाकर जो कॉमन पीपल हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं वो भी जाएं, और जो वहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यक मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। नए प्री स्कूल खोलना, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में तो फिर भी प्री स्कूल की थोड़ी सी फैसिलिटी दी गई है कि हर स्कूल में नहीं तो कुछ कुछ स्कूलों में 1 सेक्शन या 2 सेक्शन प्री स्कूल के बनाए गए हैं, बट अदर स्टेट्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग सभी जगह नए नए प्री स्कूल्स खोले जाएंगे, जिसमें अर्ली चाइल्ड केयर, जिससे हम ECG कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर, EEC कहते हैं, अर्ली चाइल्ड, ECE कहते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उन्हें और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि वहाँ पर बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक, यानी कि जो नर्सरी KG जो हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में की जाएगी बेसिकली, और उस गवर्नमेंट स्कूल में से नर्सरी KG के जो लिंक है वो प्राइमरी में जोड़ दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना मतलब जो प्री प्राइमरी की जो क्लासेस हैं उसके बाद बच्चों को फर्स्ट सेकंड में ही प्रमोट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आंगनबाड़ियों से होकर आएँ और फिर उन्हें फिर से नर्सरी KG पढ़ानी पड़े। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में ही मिड डे मील का कॉन्सेप्ट चलाया गया है, जिसमें बच्चों को बना हुआ खाना स्कूल से ही मिलता है, तो उसे और बढ़ाया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी थी वहाँ पर थोड़ा सिर्फ बच्चों को खाना ही प्रोवाइड होता था, वहाँ पर बाकी जो अच्छे खाने की व्यवस्था की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता / संख्यात्मकता। साक्षरता का मतलब जो हमें पहले से ही पता है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे को एटलीस्ट अपना नाम लिखना और पढ़ना आता हो, वो चीज़। और संख्यात्मकता का मतलब है कि उसे नंबर्स के बारे में, गिनती के बारे में, 1 2 3 1 2 3 के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारी 2025 तक जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे में पढ़ना बच्चे को और गणित में संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसके पॉइंट दिए गए हैं। भाषा / गणित गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान, यानी कि हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं कि जो एनरिच एनवायरनमेंट होता है, मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, हम उसी से सीख पाते हैं। भाषा सिखाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उससे जुड़ी हुई किताबें हमारे आसपास होनी चाहिए। उन किताबों का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो, उससे मतलब है जो भी हमारे पास कविता कहानियों की किताबें हो सकती हैं वो होनी चाहिए। और गणित गुणवत्ता का मतलब है कि अब तक शायद बहुत ही कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर हमने मैथ्स लाइब्रेरी देखी होगी या मैथ्स लैब देखी होगी, लेबोरेटरी देखी होगी। तो अब उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग या ऐसी चीज़ों की उपलब्धता बढ़ाई जाए जिससे बच्चे गणित को आसानी से सीख सकें, जिसे वो टच करके सीख बनाए, कोई चीज़ छू कर देखें, वो चीज़ें। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, यहाँ पर जो पूरे देश में शिक्षा की एक ही तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल की तैयारी मॉड्यूल, जो स्कूल है उसका एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, मतलब कि उसे कब क्या कैसे कहाँ कितना पढ़ाना है, ये पूरा मॉड्यूल उनका बनाया जाएगा। उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम, यानी कि ये वो है कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है और तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं पर उसका समाधान कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जिस ऑपरेशनल प्रोग्राम में या जिस भी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है उसे सही तरीके से समझाया जाएगा, उस पर निर्देश दिए जाएंगे और उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसे डब्बे में बंद कर नहीं रख दिया जाएगा। शिक्षक छात्र अनुपात 1.3
3 से कम होगा, 1:3 से 30 से कम होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन बिल आया था 2009 में, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी में 1:30 एंड अपर प्राइमरी में 1:35 का रेशो था, कि मतलब एक अध्यापक के पास 30 बच्चे एक कक्षा में हो सकते हैं प्राइमरी स्तर पर, और एक शिक्षक के पास 35 बच्चे हो सकते हैं जो आपकी मिडिल होती है, यानी कि 6 to 8 के स्तर पर। बट अब नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार इस स्तर को भी कम किया जाएगा, यानी कि एक टीचर के साथ 30 बच्चे ना होकर उससे कम बच्चे होंगे। और शायद ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बट इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो प्राइवेट स्कूल्स में आती है। प्राइवेट स्कूल्स टीचर अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, और उसके स्थान पर वो एक क्लास में 30 की जगह 40-45 बच्चे भी रख देते हैं। और सेम कंडीशन आपकी गवर्नमेंट स्कूल में भी होती है। जिस समय गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं की जाती हैं, तो जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए होते हैं, उन्हें एक क्लास में कई बार सुनने में आता है कि 80-80 बच्चे भी पढ़ाने पड़ते हैं, जो कि शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से गिरा देते हैं। तो शिक्षक और छात्र अनुपात हमेशा कम होना चाहिए। कम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हम 1-to-1 इंटरेक्शन की बात होती है, कि सभी पर ध्यान देने की बात होती है, वो एक शिक्षक तभी बहुत अच्छी तरीके से दे पाता है। अगर एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, तो शिक्षक अगर हर बच्चे पर ध्यान देती है, तभी भी वो चाह कर भी सभी पर ध्यान नहीं दे पाती है। अगला पॉइंट है हमारा नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना। नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, अभी यहाँ पर पाठ्यक्रम का ज़्यादा जिक्र नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है जो हमारा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और जो NCF आया है, उसके अकॉर्डिंग ही नई हमारे पाठ्यक्रम होंगे, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस था, मातृभाषा पर फोकस था, जो ये सारी चीज़ें आएंगी। पर शैक्षणिक संरचना में परिवर्तन आया है। हमारा जो 1986 वाली पॉलिसी थी, उसमें जो हमारा डिवीज़न था वो 5+3+2+2 का डिवीज़न था, बट अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। वहाँ पर 5 में प्राइमरी एजुकेशन जोड़ी जाती थी, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं जुड़ी हुई थी, बट अब जो नया स्ट्रक्चर आया उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी प्राइमरी एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ रही है, जो कि नया स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है तो वो है 5+3+3+4। ये हमारा डिज़ाइन दिया गया, और इसका जो एज ग्रुप लिया गया वो 3 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक दिया गया, यानी कि जो 12th का बच्चा है वो 18 साल का होना चाहिए और वो 18 साल पर 12th पास कर ले। तो यहाँ पर जो इन चरणों का डिवीज़न भी बताया गया समझने के लिए। मूलभूत चरण यानी कि जो प्री प्राइमरी है, उसमें पूर्व प्राथमिक की कक्षाएं और ग्रेड 1 और 2, मतलब पूर्व प्राथमिक की कक्षाओं में 3 कक्षाएं जोड़ी जानी चाहिए, नर्सरी, KG, UKG, या जिस तरीके से भी डिवीज़न लिया जाए। तो नर्सरी में जो बच्चा होगा वो 3 साल का बच्चा होना चाहिए, इससे सीधा समझ आता है। नर्सरी में 3 साल का, UKG में 4 साल का, और नर्सरी में 3 साल का, LKG में 4 साल का, और UKG में यानी अपर प्राइमरी में जो होगा वो 5 साल का बच्चा होगा। फिर 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट में आएगा और 7 ईयर का बच्चा सेकंड में आएगा। तो ग्रेड 1 और 2 का मतलब क्लास 1 और 2 है। फिर है प्रारंभिक चरण, जो कि +3 दिया गया है, जिसमें क्लास 3 से 5th तक है, यानी कि ग्रेड 3 to 5। तो आप अपने आप लगा सकते हैं, जब 7 ईयर का बच्चा सेकंड में आएगा तो 8 ईयर का बच्चा थर्ड में, 9 ईयर का बच्चा 4th में, और 10 ईयर का बच्चा 5th में। तो इस तरीके से डिवीज़न है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से कोई बच्चे हो सकता है थोड़ा लेट पढ़ पाएँ, बट बच्चा जल्दी नहीं पढ़ सकता। फिर है आपका मध्य चरण, जिसे हम मिडिल या एलिमेंट्री क्लासेस कहते हैं, जो कि हैं 6 to 8, वो +3 ही है, जिसमें 11 ईयर का बच्चा 6th में, 12 ईयर का बच्चा 7 में, और 13 ईयर का बच्चा 8th में आना चाहिए। अब आता है हमारा माध्यमिक चरण। पहले ये जो डिवीज़न था ये +2 और +2 में डिवाइड था, यानी कि +2 में 9th and 10th, जिसे हम हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कहते थे, और +2 जो कि 11 12th होती है, जिसे हम हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कहते थे। अब वो चीज़ हटा दी गई है। अब 9 to 12th एक ही कैटेगरी में डाला गया है, जो कि हमारा है माध्यमिक ग्रेड, माध्यमिक चरण, जिसमें 9th to 12th का बच्चा इंक्लूड किया जाएगा।
इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि अब इसमें जो हम 11th-12th में स्ट्रीम्स डिसाइड करते थे वो स्ट्रीम्स नहीं रहेंगी, पर हर स्कूल का अपना एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को 9th में ही ऑप्ट करने हैं, उसके बाद वो फर्दर उसी पर काम करेगा। तो जैसा पहले जो स्ट्रक्चर था वो +2 एंड +3 का था, वो अब बदल गया है। अब +3 में आपका 12th के बाद 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती थी, जो कि अब बदल दी गई है, वो +4 की ग्रेजुएशन में कर दिया गया, जो कि मैं आगे जब उच्च शिक्षा पढ़ाऊँगी तब आपको समझा दूँगी। तो इसका अगला पॉइंट है, केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो बदला गया है, स्कूलों का स्ट्रक्चर नहीं बदला गया है। यानी कि स्कूल अपनी जगह पर ही जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वैसे ही कार्य करेंगे। अब हमारा है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन। यानी कि जो हमारा सिलेबस है और करिकुलम जो है और जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी है, जिसे हम कहेंगे एजुकेशनल फ़िलॉसफी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले सिर्फ पेन पेपर शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाता था कि पेपर लिखो, एग्ज़ाम दो, नंबर अच्छे लाओ और पास हो जाओ, जो कि अब तक भी यही माना जाता है। अब इस शिक्षा में बोला गया है कि कुछ परिवर्तन लाए जाएंगे, जैसे भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान और समसामयिकी का विकास करना। यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका साइंटिफिक बिहेवियर डेवलप होना चाहिए, उसमें एस्थेटिक सेंस डेवलप होना चाहिए, यानी कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो उसके बारे में सोच सके, समझ सके और अपना व्यू दे सके। नैतिक तर्क, यानी कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, तर्क का मतलब लॉजिकल और नैतिक का मतलब मॉरल, तो उसमें मॉरल डेवलपमेंट और लॉजिकल डेवलपमेंट दोनों होने चाहिए। और डिजिटल साक्षरता पर बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ये कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है डिजिटल वर्ल्ड पर, उसी के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो डिजिटल साक्षरता यानी कि जो आपकी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज है उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा भारत के बारे में उसे पता होना चाहिए और जो करंट में जो चीज़ें हो रही हैं समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स से वो अवेयर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आज से 50 साल पहले की ही कहानी उसे पता हो और कल क्या घटित हुआ है वो उसे नहीं पता हो। तो इन सभी का विकास करना बहुत ज़रूरी है और शायद इनका विकास करना भी ज़रूरी मुझे एज अ टीचर लगता है, बिकॉज क्योंकि जो हम फ्यूचर में जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह करते हैं या हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी प्रीवियस नॉलेज पर कोई फोकस नहीं करता। जो करंट में हम एक्टिवली जिस चीज़ में स्किल्ड होते हैं, जिस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, वही चीज़ बहुत यूज़फुल रहती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। जो NCF 2005 है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया मतलब जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं उसे सभी भाषाओं में राइट डाउन किया जाएगा और सभी जगह उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको पता है 22 हैं हमारी, जिसमें हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है और उसके साथ साथ जो आपकी राष्ट्रीय भाषाएं, राज्य भाषाएं, ये सब जिसमें उर्दू, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, इवन बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जिन्हें हम बोलते हैं जैसे कोंकणी और संथाली, ये सारी भी उसमें जोड़ी गई हैं। तो इन सभी में अच्छी अच्छी किताबों की संरचना की जाएगी। किताबों की संरचना का मतलब सिर्फ लिटरेचर, कहानी, कविताएं ही नहीं होना चाहिए, इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हम कोई विषय हिंदी में पढ़ा रहे हैं या हम कोई विषय तमिल में पढ़ा रहे हैं तो उस विषय की अच्छी ट्रांसलेटेड बुक उस लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं सपोज़ हिंदी में वैसे मैथ्स बहुत जगह पढ़ाया जाता है, ये नई बात नहीं है, बट अगर एग्जाम्पल है फिज़िक्स आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो जो फिज़िक्स की किताबें हैं वो अच्छी ट्रांसलेशन के साथ हिंदी में पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और हो, हिंदी में कुछ और ही निकल आए तो वो सत्यानाश वाली कंडीशन आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान है वो सभी भाषाओं में एक जैसा ही दिया जाना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होती है वो परफेक्ट नॉलेज दे रही होती है, उसके कंपैरेटिवली हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है।
तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लचीला एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, ये हमारे राइट टू एजुकेशन बिल में बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है कि जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसमें आपने पढ़ा भी होगा, वो पूरा कंबाइन करके लेना चाहिए। इंडिविजुअल एक एग्ज़ाम पर नहीं होना चाहिए, जिसमें हमने आपका समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सारे पढ़े जो कि अब बदल दिया गया है। अब हमने उसे अलग तरीके से कर दिया। तो इस तरीके का मूल्यांकन होना चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो और कंबाइन हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम ही आपकी ईयरली जो प्रोग्रेस है वो डिसाइड करे। आगे है हमारा देश में समान और समावेशी शिक्षा। इसका में जितनी भी शिक्षा है वो एक समान होनी चाहिए सभी के लिए और सभी को उसमें जोड़ा जाना चाहिए। समावेशी का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसमें सभी को जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक विशेष वर्ग ही उस शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी हो, उसमें सभी जोड़े जाने चाहिए। अब सबसे जो विशेष ध्यान दिया गया है वो कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर दिया गया है, ठीक है। जैसे जिसमें लिंग, महिला और ट्रांसजेंडर्स, जो कि फीमेल्स और जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी है उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिसमें जो हमारे SC, STs, OBCs, मुस्लिम समुदाय या प्रवासी भारतीय होते हैं, ये से हम कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या जो हमारे मुस्लिम समुदाय हैं जो हम OBC में लेते हैं वो सभी। उसके बाद है विशेष आवश्यकताएं, सीखने और शारीरिक अक्षमता और सामाजिक आर्थिक स्थिति, शहरी और गरीब। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है या जिसे सपोर्ट की आवश्यकता है वो हैं जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग भी कह सकते हैं, बट हम उन्हें स्पेशल बच्चे कहते हैं, जो कि हो सकता है शारीरिक रूप से स्पेशल हो या मानसिक रूप से स्पेशल हो, जिन्हें हम पहले मतलब ऐसे कह देते थे कि वो असक्षम हैं, कोई काम कर नहीं सकते, बट अब उन्हें हमें अपनी मेन स्ट्रीम में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं और सारी फैसिलिटीज़ देने ज़रूरी हैं जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अर्निंग कर सकें, और उन्हें वो जीवन नहीं जीना पड़े जो आज से शायद 10 साल 15 साल पहले उन्हें जीना पड़ता था। और उसके बाद जो शहरी और गरीब, उस तरीक़े का जो भेदभाव है वो भी ख़त्म होना चाहिए। उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे को हर प्रकार की सुख सुविधा मिले और ताकि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप, मतलब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो अन्य शैक्षिक अल्पसंख्यक लोग हैं, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स खोले होते हैं, उन लोगों के में भी जो समावेशी और समान शिक्षा के जो नियम हैं वो लागू करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमारी रणनीतियाँ मतलब कि क्या क्या पॉलिसीज़ या हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, सॉरी पॉलिसीज़ नहीं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे ताकि हम इन सब को सुधार सकें। वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन, जो आपके हम जिन्हें हम हार्ड स्टेशंस कहते हैं, या हम जिन्हें ऐसे एरिया कहते हैं, रिमोट एरियाज़ जिन्हें बेसिकली हम इंग्लिश में कहते हैं, उन क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशन के लिए जोन बनाए जाएंगे, एरियाज़ डिसाइड किए जाएंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष यानी कि जो आपकी स्कॉलरशिप है उसको प्रमोट किया जाएगा। लक्षित क्षेत्रों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना, जो हमने डिसाइडेड एरियाज़ किए हैं उन्हें कोशिश भर में अच्छी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना, और बाकी जो भी उन्हें शिक्षा आवश्यकताएं हैं वो पूरी करना। URG शिक्षक भर्ती यानी कि जो हमारे जो से पहले वाला जो टर्म लिया गया था URGs, यानी कि जो कम प्रतिनिधित्व वाले समूह हैं उसमें से भी शिक्षकों की भर्ती की जाए ताकि लोग हैं जो उस समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को उनसे जोड़ सकें। और शिष्य और शिक्षक अनुपात को 25:1 करने की कोशिश की जाएगी, जो कि पहले 30:1 कहा गया था, उसे कम किया जाएगा। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम, समावेशी मतलब इंक्लूसिव, जो कि इसमें सब जुड़ा हो, यानी कि सभी को लिया गया हो, वो मदरसों, गुरुकुल
पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और एनसीएफ को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि जो मदरसे हैं, गुरुकुल हैं, या जो भी कुछ विशेष कम्युनिटीज़ द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, उनमें उनके सिलेबस के साथ साथ जो एनसीएफ में सिलेबस बताया गया है या रिकमेंडेशंस बताई गई हैं, उन्हें भी लागू करने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। गरीबी, शहरी गरीबों पर ध्यान। जो शहर में गरीब रह रहे हैं, अब शहर में रहने वाला हर इंसान अमीर नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, कुछ लेबर क्लास के बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स पूरे पूरे दिन आपका किसी घर में काम करते हैं, मकान बनाते हैं। फिर उन बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन पर विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर भविष्य सोच सकें, सिक्योर फ्यूचर नहीं सोच पाते। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन कराएं और उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अगला पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन। यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन का मतलब है कि सभी को जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो यूज़ करने के लिए मिल सकें, या सभी को उनकी सुविधाएं मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बच्चे हैं वो स्कूलों में रह सकें। 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात, यानी कि 100% जो एनरोलमेंट होना चाहिए बच्चों का स्कूलों में। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि, जो स्कूल अभी तक बने हुए हैं उनमें भी जो एडमिशन है वो बढ़ाए जाने चाहिए। रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं, जो एरियाज डिसाइड किए गए हैं कि जहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। परिवहन और सुविधाओं द्वारा समर्पित स्कूल युक्तिकरण, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है स्कूल में और जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है उसको भी बढ़ाया जाए स्कूलों में, ताकि बच्चे अगर दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं तो वहाँ रह सकें। उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कोठारी कमीशन में भी बोला गया था कि आपको ड्रॉप आउट रेट कम करना है और रिटेंशन रेट इम्प्रूव करना है। सेम चीज़ फिर 1986 की पॉलिसी में आई, और वही चीज़ आपकी जो हमारा जो राइट टू एजुकेशन बिल है उसमें भी कहा गया। तो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि जो बच्चों का अटेंडेंस है, जो उनका ड्रॉप आउट है, और जो स्कूल के बाहर जो चीज़ वो सीखते हैं, उन सभी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल से चला गया, उसने कुछ भी सीखा तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे। उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों और सीखने के परिणामों पर, बाहर के बच्चों, जो स्कूल के बाहर के बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दीर्घकाल तक स्कूल ना जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम, मतलब ऐसा है कि जो बच्चे इतने, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो फर्दर स्टडी कर सकें, तो उनके लिए कुछ ऐसी एजुकेशनल जो स्ट्रेटजीज़ हैं या एजुकेशनल प्लान्स डिसाइड किए जाएंगे जो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकें, या ऐसी ट्रेनिंग दे सकें, स्किल ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो ज़्यादा दिन स्कूल ना जाकर भी अपने लिए एक गुड लाइवलीहुड अर्न करने में एबिलिटी पा सकें। सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत करना। मतलब सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में जाकर ही सीखना हो, तो स्कूल में अगर जाकर सीखता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा सकता है तो उसके लिए गैर औपचारिक मोड भी डिसाइड किए जाएंगे। ओपन स्कूलिंग की जाएगी, जो कि अभी भी होता है, बट उससे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत करना है, मतलब जो हम आपके जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह के जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए। शिक्षा का अधिकार अभी हमारा 14 वर्ष तक के लिए, यानी कि क्लास 8 तक के लिए, 1 to 8 तक के लिए है। अब उसे क्लास 12 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो 1 to यानी प्री नर्सरी टू 12 तक पढ़ाई पूरी ही करे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है भाषा। भाषा पर बहुत ज़ोर दिया गया हर एजुकेशनल पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि भारत में
अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। वो मातृभाषा हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा से वंचित ना रहे। तो इस बात पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञात्मक लाभ है। यानी कि जो 2 से 8 साल का बच्चा होता है उसे जो भाषाएं हैं वो सीखना बहुत आसान होता है। बड़े होने पर हमें थोड़ा टाइम लगता है, पर 2 से 8 साल का बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो उस समय उसे बहुत सारी भाषाएं सिखाई जा सकती हैं, 1 या 2 या 3 भाषाएं सिखाई जा सकती हैं, जो कि उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है। अब दिया गया है शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा या मातृभाषा का प्रयोग, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो स्कूल्स में वो उसकी मदर टंग होनी चाहिए या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर, यानी कि ग्रेड 1 या प्री स्कूल से ही उन्हें 2 या 2 से अधिक या 3 या उससे अधिक भाषाएं सिखाई जा सकती हैं। एक्सपोजर दिया जा सकता है, पर कोशिश करना है कि उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो उसकी मदर टंग ही होनी चाहिए। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि हमें कोठारी कमीशन ने दिया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। वो क्या लाएंगे? पहले 3 लैंग्वेज डिसाइडेड हो जाती थी कि आपको हिंदी, इंग्लिश और 3rd लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज लेनी है। कुछ जगह वो संस्कृत होती थी, कुछ जगह कोई वो फॉरेन लैंग्वेज होती थी, या कोई किसी जगह वो उसकी मदर टंग भी हो सकती थी। बट अब कुछ चेंजेस हैं, जैसे छात्र ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। यानी कि बच्चे 6 और 7 में अपनी मर्जी की 3 भाषाएं ले सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना, क्योंकि बोला ही गया है कि मातृभाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक मात्रा में उस भाषा से जो जुड़े हुए शिक्षक हैं उनकी भर्ती करना अनिवार्य है। माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्प के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव, ये अभी भी होता है, पर ये एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी जो निजी स्तर के स्कूल में मिलता है कि कोई भी एक विदेशी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच करते हैं बच्चे, जर्मन करते हैं, ये सारी चीज़ें। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। संस्कृत अभी भी वैकल्पिक भाषा ही है, पर वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में परमानेंट हो जाती है, तो उसे भी एक भाषा चुना जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृतिक सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण, यानी कि स्कूलों में इन सभी भाषाओं में लिखे गए शास्त्र, जो लिटरेचर है और जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें, वो सारी चीज़ें का भी शिक्षण यानी पढ़ाना शुरू करना होगा। स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहार्य इकाई है, यानी कि न्यूनतम इकाई है, मतलब इसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, पर फिर भी बहुत यूज़फुल है। एक सन्निहित भूगोल के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर, यानी कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे अब स्कूल्स के भी, तो एक जो ग्रुप होगा, एक डिसाइडेड एरिया होगा, उसमें 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर होना चाहिए। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करना, उसमें एक माध्यमिक विद्यालय भी और आपस के जो आसपास के जो स्कूल्स हैं उनका भी ग्रुप बनाया जाए। इसमें बेसिकली होता है कि अभी भी ये डिवीज़न होता है कि वेस्ट में कितने स्कूल हैं, ईस्ट जोन में कितने, उसी तरीके से ये किया जाएगा। स्कूल शिक्षा का विनिमय। स्कूल परिसर क्यों? प्रभावी प्रशासन स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं, मतलब जो स्कूल है उनका कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। संसाधनों को साझा करना, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, जो क्लस्टर बनाया जाएगा उसमें जो है, जो एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ चीज़ें शेयर कर सकता है, जैसे प्रयोगशालाएं, जो लेबोरेटरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, या जो प्लेग्राउंड्स वगैरह हैं वो शेयर कर सकता है। शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा, और टीचर्स वगैरह जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल वर्कर्स हैं, उनको भी आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का समुदाय, मतलब टीचर्स का भी एक ग्रुप बनाया जाएगा ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख सकें। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियाँ, और जो ये बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स के लिए बोला गया है,
तो जो स्वामित्व लेंगी यानी कि जिनका ऑनरशिप आएगी उसके लिए स्कूल में प्रबंधन समिति होनी ही चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति उस स्कूल को नहीं चलाएगा। हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनिमय और मतलब अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि उनको ऑपरेट करेंगे स्कूल्स को। नया स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण बनाया जाना है, यानी कि ये नया जो बोर्ड है वो बनकर तैयार होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन करेगा। जो स्कूल शिक्षा निदेशालय है वो पब्लिक स्कूल जितने भी चलते हैं उसको कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा। SCERT सभी शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व करते हैं। जो SCERT है वो आपको भी पता है कि सभी जो एजुकेशनल जितने भी काम होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, और NCERT भी करता है। NCERT बेसिकली बुक्स पब्लिश करने का काम करते हैं, पर इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी करना, राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जारी करना। कुछ जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनों का मूल्यांकन है, क्या क्या सर्वेक्षण है, वो सब बताना जरूर होगा। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर विनिमय। जो सरकारी और सार्वजनिक स्कूल होंगे वो सभी एक ही तरीके के बेंचमार्क पर काम करेंगे, सब अपनी अपनी पॉलिसीज़ अलग अलग नहीं बनाएंगे। अगला है शिक्षक, परिवर्तन का पथ प्रदर्शक। शिक्षक को इन्होंने परिवर्तन का पथ प्रदर्शक माना है, यानी कि परिवर्तन करने वाला माना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है वो है 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर या जो हम एडहॉक पर टीचर्स रखते थे वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब कोशिश भर में परमानेंट टीचर ही रखने होंगे। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना, शिक्षण संसाधन, PTR। PTR मतलब प्यूपल टीचर रेशो, तो वो डिसाइडेड होना चाहिए। जितनी भी शैक्षणिक चीज़ें होंगी या शिक्षा को उच्च स्तर तक लाने के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। पुनः डिज़ाइन किया गया शिक्षण पात्रता परीक्षा, साक्षात्कार और प्रदर्शन, यानी कि अब जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए जो नई तरीके से डिज़ाइन की गई जो उनकी एग्ज़ाम्स होंगे, इंटरव्यू होंगे और डेमो क्लासेस होंगी, उसके अकॉर्डिंग उनको रिक्रूट किया जाएगा। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्त किया गया, मतलब जो शिक्षक हैं उसे उसी ज़िले में रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उनकी वहीं पर पोस्टिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि वो स्कूल परिसर में ही रहें, उनका ज़्यादा ट्रांसफ़र ना किया जाए। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा, जब उनकी एजुकेशन जब वो अपॉइंट हो जाएंगे उसके बाद भी उन्हें लगातार जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास, लगातार उनमें जो चेंजेस आएंगे, जो एजुकेशन पॉलिसीज आएंगे उसके लिए उन्हें निरंतर ट्रेनिंग दी जाएगी। लचीला और मॉड्यूल दृष्टिकोण, जो फ्लेक्सिबल उनका नज़रिया रखा जाएगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण नहीं, यानी कि जो सिलेबस है और या जो शिक्षा पढ़ाने का तरीका है या पढ़ाई की जो विधियाँ, उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ट्रैक नहीं होगा, रूल नहीं होगा, उससे बदला जा सकता है। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, जो कि पहले ही बताया गया कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें एजुकेशनल जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कायाकल्प शैक्षिक सहायता संस्थान, मतलब पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए या जो एजुकेशनल की चीज़ें हैं वो डेवलप करने के लिए। हर संस्थान में पर्याप्त संकाय, तथर्द संविदा नियुक्तियों पर रोक, यानी कि जो सभी में पर्याप्त संकाय होना चाहिए और जो आपकी संविधानिक कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्तियां होती हैं वो सब रोक दी जाएंगी। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, कार्य, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती, यानी कि जो आपका टीचर का जितनी भी अवेलेबिलिटी चाहिए स्कूल में, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 10 टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 5 टीचर ही उसकी जगह काम कर रहे हैं। स्थायी कार्यकाल, ट्रैक प्रणाली, यानी कि उनका जो स्थायी कार्यकाल है वो ट्रैक प्रणाली पर रहेगा, उनको स्थायी कार्यकाल दिया जाएगा। सतत संकाय पेशेवर विकास, उनका लगातार उनके जो ट्रेनिंग
दी जाएगी टीचर्स को, ताकि वो अपने जो पेशा है यानी कि टीचिंग है उसमें स्किल्ड हो सकें, उसको निखार सकें। संकाय भर्ती करियर की प्रगति संस्थागत विकास योजनाओं का हिस्सा। ये सारी चीज़ें की जाएंगी कि उन्हें टाइम टाइम पर ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि वो एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। जो टीचर्स का ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसे सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, पढ़ाने में स्वतंत्रता दी जाएगी, उसके साथ साथ वो अपना सिलेबस बना सकते हैं और जितनी भी रिसर्च करानी है, जो भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करानी है, जो भी अनुसंधान के कार्य हैं, उन्हें भी बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो स्कूल शिक्षा या स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बताए गए हैं और मैंने बताया वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और ये बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है या मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ताकि वो भी सही एजुकेशन को समझ सकें। और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्दर वीडियोस में मैं जो उच्च एजुकेशन है उसके बारे में बताऊंगी, जैसे उच्चतम शिक्षा है, उसके बाद आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड थैंक यू।